Hello friends, today we shall start our discussion of 25th November 2020 and this video is also available in Hindi as well as English. For English you have to skip this video 5 to 10 minutes. तो स्टार्ट करेंगे हम 25 नवंबर 2020 की डिस्कशन डेली आंसर राइटिंग की। और जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक हमारा इनसाइड सिक्योर का जो भी डेली आंसर राइटिंग का है वो अभी तक नहीं डला हुआ है। तो हम देख लेंगे इसका टाइम टेबल हम चेंज कर सकते हैं जो हम क्वेश्चन राइटिंग डिस्कस करते हैं, बिकॉज इनको थोड़ा नाइट या इवनिंग के अंदर शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज़ ये इनसाइड सिक्योर मिस हो जाता है हमसे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हमने प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ इथिक्स का क्वेश्चन 2016 में आया था। पिछले दिन हमने टॉपिक डिस्कस किया था इमोशनल इंटेलिजेंस का और आज भी हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 2019 का क्वेश्चन और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2016 का क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर एरिया से। तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया एंगर इज़ अ हार्मफुल इमोशन, हार्मफुल नेगेटिव इमोशन, इट इज़ इंजूरियस टू बोथ पर्सनल एंड वर्क लाइफ। तो क्वेश्चन के अंदर बोल दिया गया हार्मफुल नेगेटिव इमोशन होता है और इंजूरियस है ये आपकी पर्सनल और वर्क लाइफ दोनों के लिए। तो इसके अंदर में आपको डिस्कस करना है 2 पॉइंट हैं। जैसा आपको पता होगा इथिक्स के पेपर का पैटर्न, उसके अंदर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन के अंदर में ए क्वेश्चन और बी क्वेश्चन, तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें टोटल हमारे पास में 6 क्वेश्चन होंगे जो नॉर्मल केस स्टडी को छोड़ के जो क्वेश्चन होंगे, और उनके अंदर आप में 1, 2 या 3 इतने के करीब में 12-13 के करीब में क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसके अंदर में हर एक क्वेश्चन के अंदर में जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, उसके अंदर में 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक पार्ट जैसे ये हो गया एंगर वाला पार्ट हो गया और एक पार्ट कोई और पूछ लिया जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर में मतलब कम शब्दों के अंदर में लिखना होता है, ये बोलने का मेरा मतलब है। तो इसके अंदर में क्या करेंगे, एंगर नेगेटिव इमोशन है, पर्सनल वर्क लाइफ दोनों को प्रभावित करता है। आपको बताना है कैसे ये लीड करता है नेगेटिव इमोशन और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर बॉडी के अंदर में, और इसको मैनेज और कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि सबको समझ आता है लेकिन लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंगर क्या होता है। एंगर होता है एक तरीके की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, एक स्ट्रॉन्ग तरीके की एनॉयंस होना, डिस्प्लेजर होना, हॉस्टिलिटी होना, या आप अपने तरीके से डेफिनेशन इसकी बना सकते हो। ठीक है, एक डिस्प्लेजर की फीलिंग उसको आप एंगर बोलोगे, एक कंप्लीट रेज वाली फीलिंग उसको एंगर बोलोगे। और एंगर आता क्यों एक्चुअल के अंदर में, एंगर तभी आता है जब आप जो भी आप मतलब आपका डिज़ायर वगैरह होता है, जो आप पाने की कोशिश करते हो या एक्सपेक्ट करते हो वो अब मीट नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे आपके द्वारा बोला गया, आपके दोस्त के द्वारा आपको बोला गया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर में वो आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर में मिलेगा। ठीक है, तो उसने बोला यहाँ पे मिलेंगे और ट्रेन के अंदर में हम दोनों जाएंगे, और आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो वहाँ पे आएगा क्योंकि उसने कमिट किया था। तो आप सोच रहे थे कि अब वो यहाँ पे आएगा। अब वो यहाँ पे अगर पर्सन नहीं आता तो आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मीट नहीं हुई, इसका मतलब आपको गुस्सा आ सकता है। या आपका कोई डिज़ायर था, आप कुछ खाना पीना चाह रहे थे लेकिन आपको वो नहीं मिलता, आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन वो आपसे नहीं होता, तो उस केस के अंदर में एंगर आ सकता है आपको। और एंगर जो होता है और काफ़ी सारे हमारे नेगेटिव इमोशन को जन्म देता है, जैसे इरिटेशन होना, रेज होना, रैथ, स्ट्रेस, रिसेंटमेंट, हेट, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, डिप्रेशन जैसी चीज़ें होना। और ये अफेक्ट कैसे करता है, नेगेटिव इमोशन को लीड करता है, ये जो हमने ऊपर देखे। तो इससे क्या होता है, इससे बेसिकली जो थॉट का पैटर्न होता है, मतलब जैसे आदमी सोचता है वो कंप्लीट तरीके से डिसरप्ट हो जाता है। जैसे आप एंगर के अंदर में ये डायग्राम बना सकते हो जो हमने पीछे देखी थी। थॉट आएंगी आपको, ठीक है, कोई आपकी एक्सपेक्टेशन वगैरह थी, उसके अंदर में आपको थॉट आई जो मीट नहीं हुई, उसके बाद इमोशन पैदा होगा और इमोशन हो सकता है एंगर। ठीक है, और एंगर गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है। जो एंगर मतलब नॉर्मल केस में एंगर तो आना ही चाहिए, ह्यूमन बीइंग है तो एंगर किसी काम के लिए दिया हुआ है। तो लेकिन नेगेटिव तब होता है जब ये अनकंट्रोल्ड वे के अंदर आता है, प्लस ये ऐसी चीज़ों के ऊपर आता है जिनके ऊपर इसको नहीं आना चाहिए था। अदरवाइज़ पॉजिटिव होगा तो मान लो कोई सोशल इविल है उसके ऊपर आपको एंगर आता है और आपको स्टेप लेते हो, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये आ गया हमारा एंगर, यहाँ पे एंगर आएगा आपको। और अगर एंगर ओवर पावर आपको कर जाएगा तो जो आपकी सोचने की शक्ति है, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, कॉग्निटिव कैपेसिटी है किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की, वो धूमिल हो जाएगी और आप अच्छे से सोच नहीं पाओगे। तो इससे क्या हो सकता है, जो रैशनैलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी, और फिर आप जो एग्जिस्टिंग पावर है आपकी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और इंडिविजुअल मतलब जो डिज़ायर वगैरह एक्शन है, जब ये नेगेटिव तरीके की आपको रेज आएगी तो जो ऑब्जेक्ट होगा जिसके कारण आपको इस टाइप का ऑफेंस आपको पैदा हुआ है, एनवायंस, इरिटेबिलिटी, डिस्प्लेजर पैदा हुआ है, आप उसको हार्म भी कर सकते हो। जैसे मोस्टली देखा गया जो काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर होते हैं, कोई क्रिमिनल वगैरह होते हैं, वो मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर कुछ कर जाते हैं और उसके बाद उनको समझ नहीं आता, उसके बाद वो गिल्टी फील करते हैं कि मैंने ये सब चीज़ें कैसे कर दी।
तो अब देखते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लिया। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इसका सेपरेटली डिस्कस करना है। फर्स्ट में बताना है डिस्कस हाउ इट लीड्स टू नेगेटिव इमोशन एंड अनडिज़ायरेबल बिहेवियर। सेकंड में कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, कैसे मैनेज करोगे आप। तो फर्स्ट जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले थॉट आएगा, ठीक है, उसके बाद इमोशन आएगा। मतलब पहले आपने कुछ सोचा, उसके बाद आपका एंगर वगैरह आया। तो अगर आप थॉट को मैनेज कर लेते हो, इसका मतलब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज कर लो, अपने बिलीफ सिस्टम को मैनेज कर लो, तो आपको इमोशन जो एंगर है उसको आने के चांसेस कम होंगे। या एक बार आपको एंगर आ भी गया, मतलब ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है, उसके बाद भी आपको अगर सेल्फ अवेयरनेस है तो आप सोच सकते हो मैंने क्या सोचा इसके पहले। अगर आप उस थॉट के ऊपर फोकस करोगे तो आप फिर एंगर को पीछे लेके जा सकते हो। मैनेजमेंट के लिए हमारे दो प्रकार के इसमें रास्ते होंगे। एक टेम्प्रेरी मैनेजमेंट के लिए, जब आपको एंगर आ चुका है तब आप कैसे मैनेज करोगे, और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आप उसी टाइम मैनेज करोगे इसको, लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेम्प्रेरी के लिए क्या करोगे, आपको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करने का लॉजिक ये है कि आपको अपनी थॉट को चेंज करना है। तो उनको आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो दूसरे एरिया के अंदर में, जैसे लंबी लंबी सांसें ले सकते हो, ठीक है, गिनोगे, काउंटिंग करोगे 10 तक, कोई म्यूज़िक वगैरह प्ले करोगे और गुड फ्रेंड से बात करोगे। तो वो इमीडिएट है, बट ये सिर्फ एक तरीके से बैंडेज लगाने की बात है। अगर आपको आपकी टांग कट गई और आप बैंडेज लगा रहे हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमें ये पता है कि हमें कॉज को अंडरस्टैंड करना है, एक्चुअल में एंगर क्यों आ रहा है। तो एंगर आता है हमारा अनफुलफिल्ड, आपका कोई डिज़ायर है, उससे आपको एंगर आ रहा है। तो हमें उसको कम करने के लिए, अनफुलफिल्ड डिज़ायर को कम करने के लिए भगवान बुद्ध का मिडिल पाथ फॉलो करना चाहिए, जिसके अंदर उनके द्वारा बोला गया एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो। कोई भी एक्सट्रीम, मतलब आपको ये चीज़ चाहिए या आपको कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बीच के अंदर में मिडिल पाथ, ना कंप्लीट तरीके से एक साइड जाओ ना दूसरी साइड जाओ। जैसे आपके दोस्त का हमने एग्जांपल लिया था, आपके दोस्त को वहाँ पे आना था, तो कंप्लीट तरीके से ये मत सोचो कि उसको यहाँ पे आना ही चाहिए इस टाइम के ऊपर में, क्योंकि आपने सोचा होगा वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद हम ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, तो आपकी पूरी चेन डिस्टर्ब होती है। इस कारण आप गुस्से में आते हो। तो आप सोच सकते हो हाँ, मेरे दोस्त को इट इज़ हाईली लाइकली कि उसको आना चाहिए, इसी समय पे आना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं भी आता तो भी मैं मरने नहीं वाला, तो भी कुछ नहीं होने वाला, तो मैं अपना देख लूँगा। तो इस टाइप की थॉट पैटर्न आपके पास में होना चाहिए। और उसके बाद हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कोई एक्सटर्नल कंडीशन एंगर कॉज नहीं कर रही, ये हमारी इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरनल हमारा एनवायरनमेंट जो है वो कॉज करता है। तो हमने क्या क्या सोचा और हमारा बिलीफ, अर्जीज, वैल्यूज़, एटीट्यूड, ये क्या है उसकी चीज़ के प्रति, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको एंगर आएगा या नहीं आएगा। जैसे अर्ज का अगर एग्जांपल लेंगे, आपने अपने दोस्त से आइसक्रीम मंगवाई और आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसकी अर्ज हो रही है कि आप आइसक्रीम खाना चाह रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आपको इच्छा हो रही है। अगर वो नहीं लेके आता तो हो सकता है आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन अगर आप सोचते हो कि ठीक है अगर लेके आएगा तो अच्छी बात है, खा लूँगा, अगर नहीं लेके आएगा तो कोई बात नहीं, तो बिना आइसक्रीम के भी काम चल पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या करना है, लिमिट करना है अपने डिज़ायर को, मॉरल लाइफ फॉलो करनी है। इमॉरल लाइफ फॉलो करोगे तो आपके डिज़ायर वगैरह एक्स्ट्रा होंगे ज़्यादा, और उसके कारण गुस्सा आने की चांसेस भी ज़्यादा हैं। हार्ड वर्क करो पावर गेन करने के लिए, बिना हार्ड वर्क के, मतलब उल्टे पुल्टे कामों से पावर गेन करनी, तो एक तरीके से 2 नंबर के काम मत करो, ठीक है। और ये वाली पावर जो है, ये सिर्फ ऐसी वाली पावर नहीं कि आपको पैसे वगैरह लेने, पावर ये भी आ रही है जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैं, इनको कैसे कम करना है, मिडल पाथ में कैसे जीना है, वो भी एक पावर है, स्पिरिचुअल पावर। और योग का सहारा लो और मेडिटेशन का सहारा लिया जाए आपके द्वारा, उससे आप एंगर को मैनेज कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नाउ वी शैल स्टार्ट दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। So the question is, anger is a harmful negative emotion. It is injurious to both personal life and work life. And we have to discuss how it leads to. So this is just a statement. Then they have given us 2 questions. First is discuss how it leads to negative emotion and undesirable behavior, and how it can be managed and controlled. So these are the 2 questions that we have to write. So if you are aware about UPSC pattern, there in ethics paper there are almost 6 questions. 6 questions and almost 6 to 5 case studies. So there are 12 questions, and under these 6 questions we have various sub questions. For example, question number 1 will be having question number A and question number B. So the word limit in ethics question is a little lower than other paper 1, paper 2 and other exams. So we have to understand that they are giving us more number of question in less number of time, and they are expecting you to think on those question and write a wonderful answer. Because in this question, as you can see, that anger is a very common emotion, and anybody, even if a person is in 10th class, he can write about it. Even a person in 12th class, a person in graduation, everyone can write about anger, but you have to write something mature, something meaningful that is expected from you.
So let us start. First of all, we have to define what is anger. Anger is a strong feeling of annoyance, displeasure, and hostility toward anything, toward a thing or an individual, could be anything. Then, anger is a result of unfulfilled desire and expectation. So, if you have some desire, you want something, you want to clear this exam, or you want other person to behave in a certain way, you want other person to bring something to you, some food or some other magazine or anything, but the other person does not respond in the same way. So anger is the natural outcome, because you will feel furious that this person is not behaving in the way I expect him to behave. So in that way, anger is a result of unfulfilled desire and expectation. And for many people, anger is followed by irritability, rage, wrath, stress, resentment, hate, loss of confidence, depression. So all these are negative emotion which comes free with anger. Okay, so buy one get one free kind of offer. Then how it is bad? When you are angry, you lose your sense of right and wrong. You lose your sense of discrimination. So first of all, if we have to see from a cognitive perspective how anger look like. So first of all, there are thoughts, positive thought, negative thought. For example, you had expected something, but that did not happen. So in that manner, in that time, your expectation will be broken down by someone, some particular thing or some person. And a thought, a negative pattern of thought, that you are not worthy, that person is not complying with your order, that kind of rage will come. And so first thought came, then emotion, and emotion could be good or bad. So anger can also be good or bad. Okay, because if you are angry sometime, if you are in a negative relationship, in a toxic relationship in which you are facing violence, so if you are angry, that is a good sign that you can come out of that. Or if you are seeing something negative happening in society and you are angry about that, so that is a good anger. But if you are angry about something, some trivial things which you should not have, then it is a negative emotion. So first thought come, then emotion. So we have to understand that thought come first. So here we were discussing the discriminatory power. Here your intellectual power to discriminate between right and wrong works here at your thought level. So if you are angry, then you will be completely overtaken by your emotions, and this power of discrimination between right and wrong will be lost. So that thing you will do horrendous things which you might not have done if you are in a very sane, calm position. So anger in a way distort your cognitive capacity to think, to discriminate between right and wrong. Second is, under we do undesirable action. When we are angry, we do undesirable action. For example, many first time offenders, many first time criminal, they do some undesirable actions under the sway of anger. So we have discussed the first part, that discuss how it leads to negative emotion and undesirable behavior. Then we have to discuss how to manage and control anger. So here we have two kind of measures. First is temporary, second is long term. In temporary measure, what will you do if you are in a position where you are angry at something? So what you should do, you should distract yourself. The logic is that you have to distract your thought which are producing the emotion. So what you can do, you have to take deep breaths, count to 10, or play soothing music, or talk to a good friend. So these are temporary quick fix, like a bandage. But bandage cannot cure. If there is illness, it cannot cure that. So for that you need long-term measures. Under long-term measure, what you have to understand is that there are some unfulfilled desire which are causing anger in you. So following the middle path of Buddha, which means that you have to avoid two extremes, neither too desirous, neither desireless. So you have to follow the middle path. Then we have to understand that external conditions are not causing anger, but it is our internal mismanagement which is causing. It is internal environment, means we are responsible for our anger. So we have to manage that. So in order to do that, we have to limit our desire, we have to follow moral life, and we have to work hard to gain power. Power, not just your physical power or your economic power, but also spiritual power. Then we can also take help of yoga and meditation. So now we have concluded our question. We shall meet you in next video. Thank you.